अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज आप लोगों को समझाएंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसके अंदर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन वेलोसिटी, उसके अलावा इसी तरह से इसके अंदर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अलावा इसके अंदर जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का टॉपिक दिया हुआ है। इसी तरह से इसके अंदर जो है रेट ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन बाय फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, उसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी, उसके अलावा कैटालिस्ट, ये तमाम टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के बारे में हमने एमसीक्यूज को पढ़ना है। तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह के आपको हम प्रीवियस चैप्टर्स के एमसीक्यूज जो है वो पढ़ाते रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, मल्टीमीडिया के थ्रू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इन तमाम एमसीक्यूज को भरपूर तवज्जो से समझना है और समझने की कोशिश करनी है, और जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो से समझना है, ताकि इस तरह का अगर कोई भी एमसीक्यूज़ इसके अलावा आपके सामने आए तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। स्टूडेंट, नंबर 1 है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिएक्शन रेट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड। तो स्टूडेंट, ये बेसिकली एक केमिस्ट्री की ब्रांच की बात हो रही है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है। तो ये कौन सी ब्रांच है? ये केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक इज़ दैट ब्रांच विच डील्स विद द रिएक्शन रेट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2 पर आ जाए। द वर्ड काइनेटिक मीन्स, काइनेटिक, वर्ड काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, हरकत, मोशन। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 3rd पर आ जाए। द रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आर कॉल्ड। देखिए, जो रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम टाइम लगता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना बहुत कम, उसको मतलब मॉडरेट टाइम लगता है। ठीक है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी बन जाती हैं। तो यहाँ पर उन्हीं में से एक कैटेगरी की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? द रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो कह रहे हैं कौन से रिएक्शन, उनको क्या कहते हैं? जो फ्रैक्शन का मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, उन रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन कहा जाता है। तो लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4 पर आ जाइए। द रिएक्शन विच टेक प्लेस मंथ और इवन ईयर्स ऑफ देयर कंप्लीशन। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? अब आप खुद समझें। जो रिएक्शन बहुत टाइम लगाए उनको क्या कहेंगे? स्लो कहेंगे। तो बी ऑप्शन, ठीक है, स्लो रिएक्शंस, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5 पर आ जाए। द रिएक्शन विच प्रोसीड एट एक्सपेरिमेंटल स्पीड आर कॉल्ड। अच्छा, अब ये वो रिएक्शन की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंटल स्पीड का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये वो रिएक्शन होते हैं जिनको हम बड़ी आसानी से उनका रेट मेजर कर सकते हैं, जिनका हम रेट ऑफ रिएक्शन का आसानी से पता चला सकते हैं। इन रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्पीड, मतलब मॉडरेट रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना बहुत कम। ठीक है। इसी वजह से इनका रेट मेजर हम आसानी से कर सकते हैं, तो इनको मॉडरेट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6 पर आ जाइए। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ज़ाहिर है उस रिएक्शन का अपना रेट है, अपनी स्पीड है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो पहली बात है कंसंट्रेशन, बिल्कुल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से जो है उसकी स्पीड पर फ़र्क पड़ सकता है। बी पर आ जाए। टेम्परेचर, हाँ, कुछ रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होते हैं, टेम्परेचर से उन पर फ़र्क पड़ता है। सरफेस एरिया, बिल्कुल, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका सरफेस एरिया कम या ज़्यादा करने से भी रेट पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो अब डी पर आ जाए। ऑल ऑफ अबव। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। तो ऑल ऑफ अबव जो है ये आएगा ऑप्शन।
चूँकि ये तीनों ऑप्शन जो है रेट को अफेक्ट करते हैं, इन तीनों पर रेट डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ अबव डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 7 पर आ जाए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए स्टूडेंट, बात हो रही है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उस वक्त जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन कर रहे होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट आता है, उनकी कंसंट्रेशन क्या होती जाती है। जब रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे, जब कंज्यूम होंगे तो उनके मोल्स कम होंगे, उनके मालिक्यूल्स कम होंगे, तो उनकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिहाजा डिक्रीज, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नंबर 8 पर आ जाए। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का मतलब वो चीज़ जो बन रही है, रिएक्टेंट क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो प्रोडक्ट की क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 9 पर आ जाएं। रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो कह रहे रेट ऑफ रिएक्शन किसे लिखते हैं, dx/dt। ठीक है जी, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है dx/dt। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 10 पर आ जाए। द इक्वेशन विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेट लॉ इज कॉल्ड। ठीक है, रेट लॉ से हम जो एक्सप्रेशन हासिल करते हैं उसको रेट एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है जी, इसको रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम हासिल करते हैं रेट एक्सप्रेशन। ठीक है जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 11 पर आ जाए। द कांस्टेंट दैट अपीयर्स इन द रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। द कांस्टेंट दैट अपीयर्स, रेट एक्सप्रेशन, जब रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, इस रेट एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो रेट कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है उसे क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है रेट कांस्टेंट, ये करेक्ट ऑप्शन है। 12 पर आ जाइए। नंबर 12 क्या है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन टू बी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब देन द रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड। कह रहे कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हम क्या करें, 1 मोल पर डीएम क्यूब, वैसे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, 0.5 मोल हो सकती है, 1 मोल पर डीएम क्यूब हो सकती है, 2 मोल पर डीएम क्यूब हो सकती है, कुछ भी, लेकिन इस वक्त उसने स्पेसिफाई कर दी है, उसने कहा अगर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो। ठीक है, ये कंडीशन बता दी गई, और इस कंडीशन में याद रखना, जब भी कंसंट्रेशन हम 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लेंगे रिएक्टेंट्स की, तो उस वक्त जो रेट कांस्टेंट होता है, जिसके अभी ऊपर हम बात भी कर चुके हैं रेट कांस्टेंट की, जो रेट एक्सप्रेशन में लिखा होता है, ठीक है, उसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाता है। क्या उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाए नंबर 13 पर। द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का यूनिट क्या होगा। रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो 13 में ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 पर आ जाए। द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन। देखिए आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, जरा गौर से देखें, 2SO2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2SO3। ठीक है, अब कह रहे हैं इसको हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसकी तो किस तरह से लिखेंगे, इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखने का तरीक़ाकार क्या है। तो रेट एक्सप्रेशन लिखी जाती है रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट से। ठीक है, ओनली रिएक्टेंट को उसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखनी है तो क्या, कौन सी रेट एक्सप्रेशन है, देखिए ये वाली, बी वाली। रेट SO2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, चूँकि कोएफिशिएंट 2 है, देखिए नज़र आ रहा है जहाँ कर्सर है, फिर O2 आ जाएगा, ये O2। ठीक है जी, और साथ के रेट कांस्टेंट ज़रूरी है। ठीक है जी, देखिए इस तरह का ये भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर के नहीं है और यहाँ पर के है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो बी ऑप्शन है ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इस तरह का रिएक्शन दे दिया जाता है और कहा जाता है जी, फॉर एग्जांपल कि ये रिएक्शन
O2 की रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर है, O2 फॉर एग्जांपल ऐसे कह दिया कि O2 की रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर है, तो आप O2 को क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर O2 फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट से क्या है जीरो ऑर्डर, तो पावर क्या आएगा जीरो, तो पावर जीरो का मतलब क्या है 1 आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा इसको हम इस्तेमाल नहीं करते, फिर नहीं लिखेंगे, फिर सिर्फ इसको लिखेंगे। लेकिन वो कंडीशन है, इस वक्त ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इस वक्त तो लिखा हुआ है कि इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो बी ऑप्शन है ये रेट एक्सप्रेशन आप लिख देंगे, ठीक है। 15 पर आ जाइए। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन द इंडिविजुअल स्टेप टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट इज कॉल्ड। क्या टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि अब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्टेंट्स के जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है मॉलिक्यूलरिटी। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, एक वक्त में इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसी बेस पर मॉलिक्यूलरिटी होती है। 2 भी हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी, 3 भी हो सकती है, ठीक है। इसको मॉलिक्यूलरिटी, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। 16 पर आ जाइए। द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हुज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से केमिकल रिएक्शन का रेट भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। देखिए एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें रिएक्टेंट्स हैं, कुछ रिएक्टेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा कर दें, रेट पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, उनको क्या हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्टेंट जिनकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब 17 पर आ जाएं। व्हेन द सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड आर फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज। अब देखें यहाँ पर ये बड़ा सिंपल है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ये दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। ये दोनों आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन याद रखना फास्ट रिएक्शन होता है। जैसे इनको मिलाएंगे फौरन सिल्वर क्लोराइड फौरन प्रोडक्ट बनता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्ट रिएक्शन है। 17 बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 पर आ जाइए। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिटन इन रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। कह रहे हैं रेट एक्सप्रेशन, इससे पहले हम एक सवाल में आपको रेट एक्सप्रेशन हमने बताई भी थी, दिखाई भी थी। उस रेट एक्सप्रेशन में जो रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, उन एक्सपोनेंट का सम, ठीक है, सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं चले आपको इसको दिखाना चाहूँ वापस आकर, देखिए ये अब यहाँ 40 नंबर पर आकर देखें इसको। जैसे अब मैं कहता हूँ इसका ऑर्डर, तो क्या करेंगे, ये जो रेट इसकी एक्सप्रेशन है, इसमें ये 2 है, इस 2 को और इस 1 को ऐड कर दें, क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, तो थर्ड ऑर्डर आ गया। तो इसका मतलब ये रेट एक्सप्रेशन, उसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स इनका सम क्या कहलाता है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये देखें, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिटन इन रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 पर आ जाए। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज असाइंड बाय। अब कह रहे हैं कि किस बेस पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए डिफरेंट एंगल से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की जाती है, ठीक है। अब इसमें परेशान नहीं होना, डिफरेंट ऑर्डर से रिएक्शन रेट ऑफ डिफरेंट एंगल से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक और एंगल से बात हो रही है। बाय ऑब्जर्विंग द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अबव मेथड्स। तो याद रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका जो एक्चुअली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है। याद रखना, एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर। तो एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। 20 पर आ जाए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज, ठीक है। अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताएं, इससे पहले हमने मॉलिक्यूलरिटी की बात की है कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो कितने हो गए, 2। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 पर आ जाएं।
द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, इस तरह की बात पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेशन को टाइम से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं 22 पर आ जाए। एन इनहिबिटर डैश द रेट ऑफ रिएक्शन। इनहिबिटर देखें, इनहिबिटर का मतलब होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट को इनहिबिटर भी कहते हैं। ठीक है जी, और देखिए कैटलिस्ट में एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, ऑटो कैटलिस्ट होता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट को इनहिबिटर भी कहते हैं। तो इनहिबिटर बेसिकली क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट, और ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कम करेगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 23 पर आ जाइए। ठीक है, अब देखें कैटलिस्ट दैट रेट ऑफ रिएक्शन, अभी बात हो रही थी। देखें कैटलिस्ट जो है क्या करता है, कैटलिस्ट में यहाँ कैटलिस्ट बताया गया है, ना पॉजिटिव बताया गया है ना नेगेटिव, बस ऐसे जनरल कहा गया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो कई तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो कैटलिस्ट का होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। दो कैटेगरी हैं, तो यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया, सिर्फ कैटलिस्ट। तो इसका मतलब ये कैटलिस्ट का जब बात होती तो हमारे ज़हन में आना चाहिए कि एक ऐसे सब्सटेंस की बात हो रही है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। हाँ, अगर वो कहते जी पॉजिटिव, फिर तो स्पेसिफाई हो गया कि रेट बढ़ाएगा। अगर कहें जी नेगेटिव, फिर स्पेसिफाई हो गया रेट कम करेगा। यहाँ तो स्पेसिफाई नहीं, यहाँ तो सिर्फ कहा है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकता है ज़्यादा। तो लिहाजा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करता है, इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। 24 इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम H2O2, कह रहे हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को इस्तेमाल करके जब ऑक्सीजन गैस बनाते हैं तो कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल करते हैं। जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है उसका नाम है मैंगानीज डाइऑक्साइड। ठीक है जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि कम वक्त में ज़्यादा ऑक्सीजन। कौन सा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, यहाँ पर बात हो रही है वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, चूँकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि जो हमें कम वक्त में ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके दे, तो उसके लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मैंगनीज डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 पर आ जाएं। सब्सटेंसेज विच मेक अ कैटलिस्ट मोर अफेक्टिव, जो भी कैटलिस्ट जो क्या करते हैं, मोर अफेक्टिव बना देते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। सॉरी, यहाँ पर बात हो रही कैटलिस्ट की। जो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट को अफेक्टिव बनाते हैं, कैटलिस्ट को अफेक्टिव बना रहे थे, वो क्या कहलाएंगे, प्रोमोटर। तो प्रोमोटर एक नई चीज़ आ गई जो कैटलिस्ट को भी क्या कर देता है, अफेक्टिव कर देता है और ज़्यादा बेहतर काम करवाता है, तो उसको प्रोमोटर कहते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 पर आ जाए। द मेन फंक्शन ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट इज टू। पॉजिटिव कैटलिस्ट अभी इससे पहले बात हो चुकी है, 2 बार बात हुई है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, उसका काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना। और रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ेगा, जब क्या होगा, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जाएगा। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो कैटलिस्ट बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, वो एनर्जी जो रिएक्शन करने के लिए चाहिए उसको कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 पर आ जाए। क्या है, द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। जब NO2 की बात करते हैं तो NO2 जो है, अब इसकी बात करते हैं कि जब ये डिकम्पोज होता है N और O2 बनाता है, तो कह रहे हैं कौन सा ऑर्डर है, नीचे डिफरेंट ऑर्डर दिए हुए। तो याद रखने से इसके जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो यहाँ पावर 2 आएगी। पावर 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर, तो ये सेकंड ऑर्डर बनेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं कौन सा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है जी, 27 के बाद 28 पर आ जाइए। For the reversible reaction, if the concentration of reactants are double, then the equilibrium constant will। देखिए कह रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाता है, वो उसका रेट भी बढ़ जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो डेफिनेटली रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आल्सो बी डबल्ड। ठीक है, मान लिए क्वेश्चन मतलब वेरी भी कर सकता है कहीं, लेकिन वो कंडीशन अलग होती है। अभी इस वक्त जो कंडीशन है इसमें हम क्या कहेंगे कि डबल हो जाता है। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 29 रेट। देखिए रेट लिखा हुआ है,
कि अमोनिया, देखें आपको एक रिएक्शन का रेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर कीपिंग द अदर कंडीशन सेम, बाकी सारी कंडीशन सेम है यहाँ पर जो भी अप्लाई हो रही हैं। कह रहे हैं कंसनट्रेशन अगर रहना इसलिए कि हम 4 टाइम बढ़ा दें, इसकी कंसनट्रेशन 4 टाइम बढ़ा दें, मतलब मल्टीप्लाई विद 4। तो 4 के ऊपर क्या है, 4 के ऊपर जी स्टूडेंट, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 के ऊपर स्क्वायर है, तो 4 के ऊपर स्क्वायर तो क्या हो जाता है 16। तो इसका मतलब जो रेट है वो 16 टाइम्स 16x, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर पर आ जाएं। रिएक्शंस विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तमाम वो रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स की है जो एक्टिवेशन एनर्जी वो हाई होती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, ये बात जहन में रखना। देखें जब रिएक्शन होता है ना तो उसमें रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो तो रिएक्शन फास्ट होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये हैं तमाम वो MCQs चैप्टर नंबर 8 के जो आपको हमने करवाए हैं, ठीक है। इसके बाद इसके आपके पास आंसर की है, ये आपके सामने मौजूद है। अब आप इस आंसर की का स्क्रीनशॉट बना लें। इसके अलावा बाकी जितने भी MCQs आपने समझे हैं सबका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि ये मटेरियल आपके पास आ जाए और बाद में इसको आप आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें, ठीक है। अब आपका जो है सारे चैप्टर्स आज कंप्लीट हो गए हैं, बस अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और ये आपके लिए कोई भी टेस्ट आप MCAT, ECAT जो भी टेस्ट देते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं।